हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर की स्टोरी। दरअसल अगर हम उठा के हिंदुस्तान की तारीख को देखें तो ये बात सामने आती है कि हिंदुस्तान वो मकाम है जिसके ऊपर कई लोगों ने कई बार हुकूमतें की हैं। जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को इस बात का अंदाज़ा जब हुआ जब 1857 में बहादुर शाह जफर की हुकूमत को गिरा दिया गया। इस हुकूमत को गिराती है अंग्रेज़ गवर्नमेंट और इनके आने के बाद यहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि हम तो महकूम हैं या ग़ुलाम हैं। दरअसल में देखा जाए तो इससे पहले भी हिंदुस्तान के लोग ग़ुलामी ही करते थे, भले वो अंग्रेज़ों की रही हो, भले वो मुग़लों की रही हो, भले वो लोदियों की रही हो, भले वो ममलूकों की रही हो। यानी कि अगर रियलिटी से पर्दा उठाया जाए और देखा जाए तो ये बात हकीकत मिलती है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोग ग़ुलाम ही रहे थे। इसमें डिफरेंट किस्म की ग़ुलामियाँ डिफरेंट किस्म के दौर गुजरे थे। इसमें कभी मुग़ल एम्पायर ने हम पर हुकूमत करी, इससे पहले लोधी एम्पायर ने हम पर हुकूमत करी, उससे पहले ममलूक एम्पायर ने हम पर हुकूमत करी। यानी कि कई दौर गुजरे थे जिसमें कई डिफरेंट लोगों ने हम पर हुकूमतें की थी। यानी कि इनमें से ज़्यादातर अगर हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के बाहर के थे, यानी कि उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से भी नहीं रहा था। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख़ में जाते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख़ में 1100 से लेके 1206 तक हुकूमत यहाँ पर रही थी मोहम्मद गौरी की और कुतुबुद्दीन ऐबक की। जबकि ममलूक डेंसिटी का क़याम 1206 से वजूद में आ जाता है। इसमें 13वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी में खिलजी और तुगलक की हुकूमत रहती है। इसमें 14वीं सेंचुरी के मिड तक सैयद की हुकूमत रहती है, जबकि 1451 से लेके 1526 तक यहाँ पर हुकूमत रहती है लोदियों की। 1526 में लोदियों की हुकूमत ख़त्म होती है बाबर के आने के बाद। बाबर जो कि पानीपत के मकाम के ऊपर इब्राहिम लोदी से काफ़ी बड़ी जंग करता है। ये तारीख की बड़ी जंग कहलाती है। इसमें 20,000 फौजी मारे गए थे और ख़ुद इब्राहिम लोदी भी इसमें मारे गए थे। यहाँ से शुरू होती है मुग़ल एम्पायर की बुनियाद, यानी कि बाबर की हुकूमत से यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का राज शुरू हो जाता है। अगर मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री को समझना है तो बादशाह बाबर की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। बादशाह बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जबकि आए थे तुर्किस्तान की तरफ से, जो कि आज के दौर में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान का इलाका कहलाता है। ये वहाँ पर भी काफ़ी फतूहात कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने काबुल का रुख करा था। काबुल में भी इन्होंने फतह हासिल करी थी और उसके बाद ये हिंदुस्तान आए थे। बेसिकली तो इनका ताल्लुक़ तैमूरी डेंसिटी से था, यानी कि जो मुग़ल एम्पायर थे वो भी तैमूरी डेंसिटी से ताल्लुक़ रखते थे। ये तैमूरी डेंसिटी भी मंगोल्स के अंडर आती थी, यानी कि किसी दौर में यहाँ पर मंगोल्स राज करते थे और वो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम के अंदर और ये तैमूरी डेंसिटी क़याम में आती है। यानी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ताल्लुक़ रखते थे तैमूरी डेंसिटी से और उन्होंने आके हिंदुस्तान के ऊपर मुकम्मल अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इस कब्ज़े के अंदर इन्होंने पानीपत की जंग में सुल्तान लोदी को हरा दिया था और यहाँ पर दिल्ली हुकूमत कायम कर ली थी। दिल्ली उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पर कैपिटल का दर्जा रखता है, यानी कि उस वक्त भी ये एक कैपिटल ही रहा करता था। यानी कि उस वक्त की जो भी हुकूमत होती थी जिसका कब्ज़ा दिल्ली के ऊपर होता था वही सबसे ताकतवर हुकूमत कहलाती थी। इसी तरह जब बाबर ने सुल्तान लोदी को हराया था तो असूलन उनके पास दिल्ली की हुकूमत आ गई थी। दिल्ली की हुकूमत का मतलब ये है उनके पास पूरे हिंदुस्तान का इख्तियार आ चुका था और यही वजह रही थी मुग़ल एम्पायर यहाँ पर अपने पैर जमा लेता है। बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का दौर यहाँ ज़्यादा अरसे नहीं चला था। 1526 से लेके 1530 तक उनका दौर रहता है। उसके बाद वो वफ़ात पा जाते हैं। उनकी वफ़ात के बाद उनका बेटा हुमायूं नेक्स्ट किंग बनता है हिंदुस्तान का। बादशाह हुमायूं ने भी काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी हुकूमत अपना राज करा था, यानी कि उन्होंने 1530 से अपना दौर शुरू करा था और इन्होंने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। इस कब्ज़े में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हिस्से शामिल हैं। जबकि हुमायूं को सबसे ज़्यादा जो उस वक्त मसला रहा था वो शेर शाह सूरी से रहा था। शेर शाह सूरी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान थे और उनकी बांग्लादेश के काफ़ी इलाकों के ऊपर हुकूमत रही थी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करा था। हुमायूं को ये बात पता चली थी, वो जंग पे निकले हुए थे और फ़ौरन वापस आए। कहा जाता है उन्होंने अपनी हुकूमत को वापस ले लिया था, लेकिन शेर शाह सूरी के जो हमले थे वो तवातर से होते रहे। यानी कि बादशाह हुमायूं को अगर कोई मसला रहा था वो शेर शाह सूरी से ही रहा था। 15 साल की लगातार मेहनत के बाद सफ़ाविद हुकूमत से मिलकर इन्होंने इसको शिकस्त दे दी थी, यानी कि उसको शिकस्त देने में कामयाब हो गए थे। जबकि सफ़ाविद हुकूमत ने और उस्मान हुकूमत ने बाबर का साथ दिया था लोधी हुकूमत को गिराने के लिए, यानी कि बाबर को फ़ौजी दस्ते दिए थे।
1556 के अंदर हुमायूं की हुकूमत का भी एंड हो जाता है। अब जो हुकूमत का आगाज़ होता है ये है बादशाह अकबर की हुकूमत का आगाज़। बादशाह अकबर उस वक्त कमसिन बच्चे थे, यानी कि छोटी उम्र में उनको बादशाहत मिल गई थी। जो बादशाह अकबर थे उनका असल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनको बाद में खिताब मिला था, लक़ब मिला था, जिसके बाद उनका पूरा नाम बन जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बादशाह अकबर की यहाँ पर काफ़ी अरसे हुकूमत रहती है। 1605 तक बादशाह अकबर की हुकूमत रहती है। इस अरसे के दौरान बादशाह अकबर ने पॉलिटिकल और डिफरेंट अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बादशाह अकबर ने पॉलिटिक्स के साथ साथ रिलीजन्स के ऊपर भी तवज्जो देना शुरू करी, यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स को उन्होंने बुनियादी हकूक़ देना शुरू कर दिए थे। बादशाह अकबर का दौर वो दौर था जिसमें हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रही थी। इन्होंने खारजी दाखिली हर किस्म की पॉलिसी के ऊपर बड़ी मजबूती से ग्रिप कर रखी थी, यानी कि कम उम्री में ही ये बादशाह बन गए थे, जिसकी वजह से इनको शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। काफ़ी इनके इलाके दूसरे लोगों ने जब्त कर लिए थे, यानी कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। जबकि कहा जाता है बाद में जब बादशाह अकबर काफ़ी ताकतवर हो गए थे तो उन्होंने उन इलाकों को भी आज़ाद करा लिया था जो किसी दौर में उनसे छिन गए थे। उस वक्त भी जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के इलाकों के ऊपर मुश्तमिल थी। बादशाह अकबर का दौर वो दौर रहा था जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर मेहनत करी। इसके अलावा रिलीजन्स के ऊपर भी ये बहुत कोशिश करते थे कि सबको मिला जुला के रखें। बादशाह अकबर उस वक्त के दूरअंदेश बादशाह थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को भी इस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश करी थी। इस कोशिश में जो सबसे अहम चीज़ें थीं वो थी कंस्ट्रक्शंस के काम, यानी कि मुग़ल दौर की सबसे ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन और मजबूत कंस्ट्रक्शन का जो दौर था वो बादशाह अकबर का ही दौर कहलाता है। बादशाह अकबर ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा दिया था और कई किलों को तामीर करना शुरू कर दिया था। जबकि जो किले तामीर हुए हुए थे, यानी कि लाल किला और दूसरी जगह, उनके ऊपर भी उन्होंने रेनोवेशन के काम शुरू करवा दिए थे। तवील अरसे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम रखने के बाद 1605 के अंदर बादशाह अकबर वफ़ात पा जाते हैं। जिस वक्त इनकी वफ़ात हुई थी इनकी उम्र 63 ईयर्स थी। इनकी वफ़ात के बाद इनकी हुकूमत संभालते हैं इनके बेटे जहांगीर। बादशाह जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। बादशाह जहांगीर भी अपने बाप अकबर की तरह काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर नज़र रखने वाले इंसान थे। इन्होंने पॉलिटिकल व्यूज़ के अलावा ख़जाने को भरपूर तरह से भर दिया था। इनके दौर में भी कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। जबकि खुद आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक थे, यानी कि इनको आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसके अलावा पोएम्स का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक़ रहा था। जबकि कहा जाता है इनका झुकाव सूफीज़म की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा था। सूफीज़म का जो दौर था वो हुमायूं के दौर से चल रहा था, यानी जिस मकाम के ऊपर हुमायूं का मकबरा है उसी के साथ ही निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी वहाँ पर मौजूद है। और ये बादशाह हुमायूं की वसीयत थी कि उनका मकबरा निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही बनाया जाए। इसी तरह बादशाह अकबर का भी झुकाव सूफीज़म की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा था। सिमिलरली बादशाह जहांगीर का भी झुकाव सूफीज़म की तरफ ज़्यादा रहा था। जबकि इसके अलावा बादशाही उमूर भी वो मुकम्मल तरह से देखते थे। इनके दौर में कहा जाता है इनकी जो फ़ौजी ताकत थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई थी और इनका ख़जाना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जबकि अपने दौर का एंड इन्होंने 1627 में कर दिया था, यानी कि वफ़ात पा गए थे। 1628 में शाहजहां का दौर शुरू हो जाता है। शाहजहां जो कि मशहूर रहे थे ताजमहल की कंस्ट्रक्शन से। बादशाह शाहजहां का पूरा नाम था मिर्ज़ा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ना सिर्फ ताजमहल की कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा बादशाही उमूरों के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई थी। ताजमहल के अलावा भी इन्होंने डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रक्शन के काम वहाँ पर कराए थे। इसमें लाल किले की कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट जगहों की कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। लाल किले के अंदर ही इन्होंने एक शाहजहां पैलेस भी अपना बनवाया था। 1658 के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, जिसकी वजह से इन्होंने बादशाहत को तर्क कर दिया था। और इसके बाद इनके बेटे औरंगज़ेब अगले बादशाह अनाउंस हो जाते हैं 1658 से। बादशाह औरंगज़ेब जिनका पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद। बादशाह औरंगज़ेब के दौर में मुग़ल सल्तनत ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी, यानी कि उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की जो विरासत उन्हें मिली थी उसको मुकम्मल तौर पे और सही तरीके से जांचना शुरू कर दिया था। इनके दौर में काफ़ी ज़्यादा वसअत मिल गई थी मुग़ल एम्पायर को, यानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फतवाहत के सिलसिले शुरू कर दिए थे। 1658 में ही शाहजहां अपनी अदालत से बाहर आ जाते हैं, यानी कि वो ठीक हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो दोबारा से हुकूमत करें। लेकिन ये थोड़ा डार्क साइड रहा था उस वक्त का, यानी कि जो शाहजहां पैलेस उन्होंने ख़ुद तामीर करवाया था तो उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको वहाँ पर नज़रबंद करवा दिया था।
यानी ये थोड़ी सी डार्क हिस्ट्री मुगल एम्पायर की मिलती है, जिसमें पता चलता था कि उन्होंने उनको वहाँ पर कैद कर दिया था। अब इसमें कोई इनके पॉलिटिकल्स या गवर्नमेंट के और कुछ इस तरह के इख्तिलाफात रहे हों, ये बात कभी खुल के सामने नहीं आई कि इन्होंने क्यों शाहजहां को पैलेस के अंदर बंद करा था। जबकि जो इनके दौर हुकूमत था उसमें यह हुकूमत प्रॉपरली करते थे, यानी कि कड़ी नज़र रखते थे हुकूमत के ऊपर। ना सिर्फ इन्होंने हुकूमती उमूर के ऊपर कड़ी नज़र रखी थी, बल्कि कहा जाता है इस्लाम को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उजागर करना शुरू कर दिया था। यानी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कानून चेंज करना शुरू कर दिए थे और कुछ फतवे भी लगा दिए थे, जिनको फतवा औरंगजेबी कहा जाता है। जो इन्होंने सबसे पहला फतवा लगाया था वो था 1663 के अंदर इन्होंने सती का कानून, यानी कि जो हिंदुज़म में सती होती थी औरतें, यानी कि उनके हस्बैंड के मरने के बाद उनको भी जला दिया जाता था, उस कानून को इन्होंने तर्क कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उस वक्त ये कश्मीर के दौरे के ऊपर गए हुए थे जिस वक्त इन्होंने ये कानून निकाला था, और ये कानून सादिर हो चुका था पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। कहा जाता है उसके बाद से ये कानून मुकम्मल तौर पर राइज हो चुका था और सती का जो कानून था उसको बदल दिया गया था, और इसके बाद हिंदुज़म में सती की रस्म ख़त्म कर दी गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे फतवे इन्होंने राइज करे थे, जिससे पता चलता था कि इनके जो नज़रियात थे वो इस्लामी नज़रियात थे। लेकिन ये हकीकत बात है कि इनके दौर के अंदर मुग़ल एम्पायर ने बहुत ज़्यादा, यानी कि हद से ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी थी, यानी कि इनकी ताकत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। इसके अलावा जो इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी रही थी वो भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर इन्होंने दूसरे ममालिक से, यानी कि दूसरी हुकूमतों से इत्तेहाद कर लिया था। यानी जो अब इनकी बॉर्डरों के ऊपर जंगी सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। आ जाता है औरंगज़ेब का ये दौर वो दौर था जिसमें मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से अपनी उरूज पे आ चुका था। बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद भी बहुत सारे मुगलिया दौर गुजरे थे, जिसमें बहुत सारे दौर आए थे। वीडियो की लेंथ की वजह से मैं इनको शॉर्टली आपको बताता हूँ। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद आज़म शाह ने अपना दौर शुरू करा था 1707 से। इनका दौर 20 जून 1707 में 53 ईयर्स की एज में ही एंड हो जाता है, यानी कि बड़ी शॉर्ट हुकूमत रही थी मुगलिया एम्पायर की। बादशाह आज़म शाह के बाद आए थे बहादुर शाह वन। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद मौज़म। इनका दौर स्टार्ट होता है 19 जून 1707 और इनका दौर एंड हो जाता है 1712 में। इनके बाद आए थे जहांदार शाह, जिनका दौर 1712 से शुरू होता है और 1713 में इनका भी दौर एंड हो जाता है। इसके बाद आते हैं फ़र्रुख सियार। इनका दौर हुकूमत रहता है 1713 से लेके 1719 तक। इसके बाद आ जाते हैं रफ़ीउद्दरजात, जिनका दौर 1719 से शुरू होता है और 1719 में ही इनका दौर ख़त्म भी हो जाता है। ये भी एक कम उम्र बादशाह ही बने थे, जिनकी उम्र 19 साल थी और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। इसके बाद 12 नंबर पे आए थे शाहजहां टू। इनका असल नाम था रफ़ीउद्दौला। इन्होंने अपने दौर का आगाज़ 1719 से करा था और 1719 में ही इनका इंतकाल भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो गया था। ये भाई थे रफ़ीउद्दरजात के। 13 नंबर पे आए थे मोहम्मद शाह, जिनका असल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इनका दौर हुकूमत काफ़ी तवील चला था, यानी कि 1719 से इन्होंने चार्ज संभाला था और 1748 तक इनका दौर रहा था। 14 नंबर पे आए थे अहमद शाह बहादुर। इनका दौर रहा था 1748 से लेके 1754 तक। इनका दौर हुकूमत इनको नज़रबंद करने की वजह से ख़त्म हो गया था। 3 नंबर पे आए थे आलमगीर टू। इनका असल नाम था मिर्ज़ा अजीज़ुद्दीन मोहम्मद। इनका दौर शुरू होता है 1756 से और इनका दौर एंड हो जाता है 1759 में। इसके बाद आए थे शाहजहां थ्री। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा मुहियुल मिल्लत। इनका दौर भी मुख्तसर दौर रहा था, 1759 से लेकर 1760 तक इनका दौर रहा था। 17 पे आते हैं शाह आलम टू। इनका दौर 1760 से लेकर 1788 तक रहा था। इसके बाद आते हैं अकबर टू, जिनका पूरा नाम था अकबर शाह। इनका दौर शुरू होता है 1806 से और इनका दौर ख़त्म होता है 1837 तक। जबकि जो लास्ट बादशाह आए थे उनका नाम था बादशाह बहादुर ख़्या ज़फ़र और इनका दौर शुरू होता है 1837 से लेकर और इनका दौर एंड हो जाता है 1857 में। यही वो बादशाह थे जिनकी हुकूमत को गिराया था ब्रिटिश एम्पायर ने और इसके बाद मुग़ल दौर का इख्तिताम हो जाता है। जो मुग़ल दौर का जो टोटल वक्त रहा था वो हिंदुस्तान के ऊपर रहा था तकरीबन 331 साल का, यानी कि 331 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद मुग़ल एम्पायर यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर तो हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो मुग़ल एम्पायर ने अपना एक तवील दौर हिंदुस्तान में गुजारा था, यानी इनका दौर तो ख़त्म हो गया था लेकिन जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम करे थे उससे इनकी यादें आज भी ज़िंदा हैं। यानी बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े महलात को देख के लोग आज भी इनके मुग़ल एम्पायर को याद रखते हैं। जो इनकी सबसे ज़्यादा लाजवाल कंस्ट्रक्शन कहलाती है वो है ताज महल।
जबकि वो दूसरे मकामात जिसमें लाल किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला लाहौर, बादशाही मस्जिद और भी कई ऐसे मकामात हैं जो इनकी आला कंस्ट्रक्शन की ज़मानत हैं। ये तवील अरसे हुकूमत करके जाने वाले वो मुग़ल एम्पायर थे जिन्होंने अपनी छाप हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ दी थी। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो एंड हो जाती है, लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ। आपसे मेरी वीडियोस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आया करेंगी। होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।